नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोन मवार ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि प्रशांत महासागर में बना हुआ है, आज इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत भीषण है। लगभग 122 नॉट की प्रति घंटे की हवाएं यहां पर चल रही हैं, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार यहाँ पर हवाओं की पहुँच चुकी है और ये कैटेगरी 4 यानी एक्सट्रीमली सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म ये बन चुका है। और ये लगातार अभी उत्तर पश्चिमी, उसके बाद फिर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा पूर्वी एशिया की तरफ, लेकिन अनुमान इसके लैंडफॉल करने के जापान पर है। आप देख सकते हैं ये जापान में लगभग 1 जून की सुबह ये लैंडफॉल कर सकता है। ओसाका और टोक्यो के बीच में यहाँ पर लैंडफॉल इसका हो सकता है, और जिस दौरान लैंडफॉल करेगा ये कैटेगरी 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 29 मई का प्रोजेक्शन है। 29 मई के बाद ये 30, 31 मई और 1 जून को पहुँचते पहुँचते, क्योंकि लैंड रीजन के पास पहुंच जाएगा, इसे एनर्जी मिलना कम हो जाएगी। इस वजह से इसके जो प्रभाव है, इसका जो इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और उस दौरान जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा तो संभवतः कैटेगरी 2 यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा, यानी कैटेगरी 1 या 2 में ही लैंडफॉल करेगा, ऐसा अनुमान है। यानी कि लगभग 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की स्पीड के साथ ये लैंडफॉल करेगा जापान में। हमारा कंसर्न जापान में इस तूफान के लैंडफॉल करने को लेकर नहीं है, क्योंकि जापान एक बहुत इस तरह से देखा जाए तो इस तरह की मौसमी गतिविधियों या मौसमी आपदाओं का संभावित रीजन है, जहां पर प्रशांत महासागर में बनने वाले उठने वाले स्टॉर्म और टाइफून ये लगातार यहां पर आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मौसमी त्रासदी जापान को कई बार झेलनी पड़ती है, लेकिन जापान इसके लिए तैयार रहता है। सवाल यह है कि ये हमारे मॉनसून को, भारत के मॉनसून को किस तरह से इंपैक्ट कर सकते, क्यों हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल भारत का मॉनसून अब बिल्कुल दहलीज पर है, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि 1 जून को केरल में दस्तक देने की सामान्य तिथि है। और इस बीच इससे पहले मई में साइक्लोन मोखा ने आकर के मॉनसून की दिशा को भ्रमित किया, और उसके बाद भूमध्य रेखा के ऊपर बना साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म फैबियन, उसने कहीं ना कहीं हवाओं की दिशा को कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा, और हवाएं अपनी फ्लो में, अपने प्रवाह में नहीं बहनी शुरू हुई, जिस प्रवाह के बहने के कारण ही मॉनसून के आगमन की संभावनाएं बनती हैं। और अब साइक्लोन मवार यहां पर जो प्रशांत महासागर में बना है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, टाइफून, ये किस तरह से प्रभावित कर सकता है ये समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर प्रशांत महासागर के पश्चिमी मध्य भागों के ऊपर है ये, और इसके अलावा यहां पर आप देखिए हवाओं की दिशा जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र है, यहां पर जब तक हवाएं सर्टेन हाइट मतलब समुद्र की तल से ऊपर लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की हाइट पर 600 एचपीए पर हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिमी होनी चाहिए, साउथ वेस्टर्ली, दक्षिण पश्चिमी होनी चाहिए। और इस तरह से हवाएं आने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद इस तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे मूव करती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। लेकिन 1 जून का ये प्रोजेक्शन है, 1 जून को इस तरह से हवाएं चल रही होंगी। हवाओं का डायरेक्शन अगर आप डॉट डॉट लाइन जो यहाँ मूव कर रही है, इसको आप अगर देख पा रहे हैं विजुअल में, तो देख सकते हैं कि अरब सागर में भी डिस्टर्बेंस है और बंगाल की खाड़ी में हवाएं जहाँ इस तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे मूव करना चाहिए, वो चल रही हैं अभी म्यांमार की तरफ, थाईलैंड की तरफ और पूर्वोत्तर भारत की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मॉनसून के जो, इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने जब एक बार एनालिसिस किया था कि 1 और 2 जून को या उससे पहले 29 मई को 29-30 मई तक किस तरह की हवाओं की दिशा और क्या कंडीशन रहेगी बारिश की केरल के और आसपास के भागों पर, तो उस समय मैंने ये कहा था कि ऐसा लग रहा है कि 29 मई को ही केरल में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, और हो भी सकता है। लेकिन ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो सारी कंडीशंस को मेट नहीं होने देगा। आमतौर पर 10 मई के बाद 3-4 पैरामीटर हैं, अगर वो पैरामीटर पूरे हो जाते हैं तो मॉनसून के आगमन की घोषणा कर दी जाती है, जिसको फिर से ब्रीफ में बता दूं। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, मॉनसून के आने की घोषणा कब होती है इस बारे में भी, न्यूज़ मीडिया मंच पर भी है, मौसम तक चैनल पर भी है, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर 14 स्टेशन हैं, कुछ लक्षद्वीप के और केरल के अधिकांश, एक है कर्नाटक का मैंगलोर। तो ये सारे जो 14 स्टेशंस हैं, 14 लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए, यानी आज भी 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई और कल भी, तो कल अनाउंसमेंट हो सकती है। और 2.5 मिलीमीटर बारिश कितने एरिया में? 60% एरिया में। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है कोई स्टेशन का, इसमें 60% इतने एरिया में बारिश हो रही है, तब ये पैरामीटर मेट होता है। दूसरा है जो हवाएं हैं,
लगभग 600 एचपीए पर यानी 4.5 किलोमीटर की हाइट पर लगातार दक्षिण पश्चिमी दिशा की स्पीड वाली हवाएं यहां पर चलना, यानी मॉइस्चर का भरपूर मात्रा में लैंड रीजन पर पहुंचना। तीसरा है जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसका रेट घट जाना, 200 मेगावाट पर स्क्वायर मीटर पर वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं होना, उससे कम होना। यानी वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब देखिए आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, इसको सरल भाषा में आपको समझाऊं, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो धूप की जो किरणें ज़मीन पर आती हैं और ज़मीन पर आने के बाद ये वापस लौटती हैं वायुमंडल की तरफ, वो होता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। और जब क्लाउड छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तब धरती पर तो वो किरणें आ जाती हैं, लेकिन उनके वापस लौटने में ये बादल बाधा बन जाते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो जो रेट है, वापस लौटने की जो दर है, वो कम हो जाती है और इसी वजह से ये एक सिग्नल है कि इस समय पर्टिकुलर रीजन पर इतने ज़्यादा मोटे थिक क्लाउड बादल छा चुके हैं कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की रेट जो है वो गिर गई है। तो ये भी एक पैरामीटर है। तो इन 3 पैरामीटर मेनली जो हैं, इनके मेट होने के बाद अनाउंसमेंट होती है। तो यहाँ पर वो कंडीशन अभी फिलहाल 1 जून के आसपास नहीं दिखाई दे रही है। देखना ही होगा कि 4 जून तक क्या संभावनाएं बनती हैं। जैसा कि कहा गया है कि 4 जून तक मानसून यहाँ पर दस्तक दे सकता है और हवाओं की दिशा को इस मैप में और आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अरबियन सी भी डिस्टर्ब है, बंगाल की खाड़ी भी, और अभी यहाँ पर कहीं 1 जून को कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं केरल के ऊपर चल रही हैं। केरल के ऊपर बारिश वैसे लगातार हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ खबरों के लिए, साथ ही साथ मौसम की हर एक लेटेस्ट जानकारी के लिए। धन्यवाद।